आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिडेंटल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। मतलब निवास स्थान या एवं कर दायित्व, मतलब कौन सा निवासी जो होगा भारत का, कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, इस बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, निवास स्थान को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो भारत का निवासी होगा, टैक्सेबल होगा, एक नहीं होगा टैक्सेबल। ठीक है, एक टैक्सेबल, एक नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो साधारण निवासी और असाधारण निवासी, पहला हो गया आपका साधारण निवासी और असाधारण निवासी। ये क्या होंगे? ये इंडिया में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, एक होता है अनिवासी, मतलब ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ये इंडिया का नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अब हमारा निवास स्थान निर्धारित करने के लिए करदाताओं को निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब कौन से लोग होते हैं जो कर देते हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं जो। तो देखो, एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो। एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जो हमारी इंडिया में स्टेब्लिश है या फिर कुछ कंडीशन को फॉलो करती है वो कंपनी। ठीक है, या फिर हिंदू विभाजित परिवार, मतलब HUF। ठीक है, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, एक फर्म या व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का समुदाय, मतलब कोई भी फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी फर्म हो सकती है। ठीक है, और उसमें व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ठीक है, और व्यक्तियों का समुदाय है, दोनों का मतलब एक ही है, समूह समुदाय। ठीक है, तो व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ये सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो करदाता, जो इंसान टैक्स देता है, उसके अंदर आती है। देखिए, अब देखेंगे हम कौन सा व्यक्ति भारत का निवासी है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति क्या है? भारत का निवासी। मतलब मान के चलिए, आप हमने आपको दो चीज केस बता दी है आपकी। एक, अगर वो साधारण या असाधारण निवासी होता है तो उसको क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, भारत में टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अनिवासी होता है तो उसे भारत का व्यक्ति नहीं माना जाएगा, इसलिए वो भारत में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, गत वर्ष में, मतलब पिछले साल, देखिए एक हमारा असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर में क्या होता है? वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, वो क्या स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मान के चलिए हमारा गत वर्ष, हमारा असेसमेंट ईयर है आपका 2023 चल रहा है, तो 2023 से 2024 तक, है ना, हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर अब क्या होता है, गत वर्ष बोल रहे हैं, गत वर्ष बोल इससे प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल से पुराना वाला साल, जैसे 31 मार्च से पहले का जो भी होगा, मतलब इस 1 अप्रैल के 2023 से पहले 2022 वाला, 2022 से 2023 तक, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? इससे पिछले साल वाला, वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्या होगा? प्रीवियस ईयर में या क्या कर चुका हो? वो एक आधार शर्त को पूरा कर चुका हो और 2 अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर गया धारा 1 के अनुसार, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा साधारण निवासी कहलाएगा। मतलब अगर वो क्या करता हो, एक शर्त हो, मतलब आधार शर्त है आपकी, देखिए 2 ये आधार शर्तें हैं, 2 अतिरिक्त शर्तें हैं ये आपकी। ठीक है, अगर दोनों में से एक शर्त अगर वो उसमें से पूरा कर लेता है और इसमें से दोनों शर्तों को पूरा कर लेता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका साधारण निवासी। ठीक है, अब असाधारण निवासी क्या होता है? कि वो इसमें से एक शर्त पूरी कर चुका है। ठीक है, इसमें से एक शर्त पूरी कर चुका है और इसमें से एक भी शर्त नहीं। जो इसमें से एक शर्त को पूरा कर चुका है आधार शर्तों में से और अतिरिक्त शर्तों में से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? आपका असाधारण निवासी। ठीक है, मतलब साधारण निवासी तो वो हो गया, मतलब पर्टिकुलर रह रहा है वो इंसान, वो आपको मान लिया जाएगा कि भारत का निवासी है, साधारण निवासी वो हो गया। असाधारण निवासी वो हो गया जो इसमें से एक शर्त को पूरा करता है और इन दोनों में से कोई भी शर्त को पूरा नहीं करता, मतलब लास्ट ईयर वाली शर्त को पूरा करता है। ठीक है, तो उसे लास्ट ईयर के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, और अनिवासी कौन हो गया? अनिवासी कौन हो गया? जो इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करता। मतलब दोबारा सुनिए, क्या क्या होता है? साधारण निवासी वो होते हैं जो इसमें से एक शर्त को पूरा करता है और इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? साधारण निवासी। और असाधारण निवासी कौन होता है? जो इन दोनों में से एक शर्त को पूरा करता है
और इनमें एक भी नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है? असाधारण निवासी। और अनिवासी कौन होता है? अनिवासी वो होता है जो इन दोनों में से एक भी शर्त को पूरी नहीं करता, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका अनिवासी, ठीक है। अगर वो इनको पूरी भी कर रहा है तो भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो निवासी माना ही नहीं जाएगा भारत का, ठीक है। अब देखिए क्या शर्तें हैं ये, गत वर्ष में मतलब पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 365 में से 182 दिन भारत में रहा हो। किसमें से? 365 दिन, मतलब पूरी साल में से, गत वर्ष की पूरी साल में से वो क्या रहा हो? 182 दिन भारत में रहा हो। पहले तो ये शर्त है आपकी। दूसरी क्या है? गत 4 वर्षों में कम से कम, मतलब पुराने 4 वर्षों में, मतलब ये हमारा क्या था? 23-24, तो 22-23 में, 21-22 में, 20-21 में, 19-20 में, ठीक है। तो उन 4 सालों में वो 365 दिन में भारत रहा हो, ठीक है। और गत वर्ष में, मतलब गत वर्ष वाला भी हो रहा है, मतलब ये 4 सालों में तो रहा ही हो 365 दिन, गत वर्ष भी वो कम से कम 60 दिन तो रहा ही हो, ठीक है। इसमें था 182 दिन, मतलब इसमें 60 दिन तो वो भारत में रहा ही हो हर हालत में, ठीक है। और पिछले 4 सालों में मिला के, मतलब गत वर्ष को इंक्लूड करके 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। तो वो आप, ये है आपकी आधार शर्तें, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ही वो कोई भारतीय नागरिक है या कोई भी भारत के काम से बाहर गया हुआ है, ठीक है, जो विदेश में है या विदेश के कुछ काम कर रहा है, तो इस शर्त को पूरा करने के लिए उसे 182 दिन यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। 60 दिन की जगह 182 दिन हो जाएंगे। किसके लिए? जो भारतीय नागरिक है लेकिन बाहर विदेश में किसी काम से या किसी पर्पस से रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे? 182 दिन, ठीक है। अब अतिरिक्त शर्तें हैं आपकी गत वर्ष से पहले, मतलब गत वर्ष मतलब पिछले साल की, तो ये शर्तें हो गई दोनों आपकी, ठीक है। पिछले साल से 10 साल पहले वो कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है। 2 वर्ष भारत में रहा हो, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अगर दिन छोड़ छोड़ के भी रह रहा है तो भी कोई बात नहीं, पर 2 साल रहना चाहिए पूरे मिला के, मतलब 730 दिन, ठीक है। सही है, 365 हिसाब लगा लो, ठीक है। तो 2 वर्ष पूरे, मतलब हो सकता है ये कह सकते हैं हम 10 वर्ष में से कम वो 2 वर्ष रहे, ठीक है। और देखो 730 वाला दिन यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। अब बोला है गत वर्ष में पिछले 7 वर्षों में से 730 दिन भारत में रहा हो, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है कि 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष लगातार भारत में रहा हो, ठीक है। और इसमें ये बोला जा रहा है 7 वर्षों में से 730 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। 730 दिन आप कोई से भी गिन सकते हो, बीच में छोड़ के जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है एक साथ रह रहा है या अलग अलग रह रहा है, हमें तो 730 दिन से मतलब है, ठीक है। तो 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में रहा, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में, हमने आपको 4 चीजें बताई थी, एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक फर्म समुदाय, एक कंपनी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति कौन कौन से साधारण निवासी होंगे, कौन से असाधारण। अब आता है हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में। अब हिंदू अविभाजित परिवार में कौन सा निवासी होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए, एक हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत का निवासी है, मतलब पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में वो भारत में रहता हो, ठीक है। यदि उसका नियंत्रण या प्रबंध आंशिक रूप से भारत में भी होता है, अगर उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में होता भी है या नहीं भी होता है ना, अगर होता भी है या नहीं होता, भारत में स्थित हो या ना हो, ठीक है। अगर वो गत वर्ष में रह चुका है, भारत का निवासी रह चुका है, तो क्या माना जाएगा? भारत का निवासी माना जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देते हैं कि अगर वो गत वर्ष में, एक हिंदू विभाजित परिवार अगर गत वर्ष में भारत में रहा हो, चाहे उसका नियंत्रण या प्रबंध भारत से हो या ना हो, है ना, मतलब कुछ भी कंट्रोल कर रहा हो भारत से या ना कर रहा हो, तो उसे क्या माना जाएगा? भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी माना जाएगा कब? ठीक है, गत वर्ष में अगर भारत का निवासी रहा हो वो, तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन कब? अगर वो अतिरिक्त शर्तों को दोनों को पूरा कर लेता है तो। क्या कर लेता है? दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो। दोनों अतिरिक्त शर्तें मतलब 10 साल में से 2 वर्ष, गत वर्ष के पुराने 10 सालों में से क्या रहा हो? 2 वर्ष रहा हो, और 7 वर्षों में से, गत वर्ष के 7 वर्षों में से 730 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। इन दोनों को अगर वो पूरा करता है तो वो क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? वह भारत का निवासी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक HUF का नियंत्रण या प्रबंध भारत के बाहर होता है।
अगर उसका नियंत्रण या प्रबंध भारत के बाहर होता है तो वह अनिवासी माना जाएगा। ठीक है, अगर उसका क्या हो रहा है, नियंत्रण बाहर हो रहा है, मतलब उसको आया ही नहीं है गत वर्ष में, ठीक है, अगर वो गत वर्ष में आया है तब उसे ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी तो वह अनिवासी कहलाएगा। लेकिन अगर वो भारत में आया ही नहीं है ना, भारत के बाहर ही वो भारत ही रह रहा है और भारत ही उसका कंट्रोल कर रहा है, तो वह भारत का क्या बनाया जाएगा, अनिवासी माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्म का सीन होता है, फर्म एंड समुदाय का, फर्म व्यक्तियों के समूह का, कि अगर वो भारत में कंट्रोल कर रहा है, उसमें देखिए उसमें असाधारण निवासी नहीं होता, उसमें या तो वह निवासी होता है या अनिवासी होता है। ठीक है, या तो साधारण निवासी होता है या फिर क्या होता है, अनिवासी। अगर वो भारत में कंट्रोल कर रहा है भारत में रहकर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका साधारण निवासी। लेकिन अगर वो भारत में रह ही नहीं रहा, बाहर रह रहा है, बाहर ही सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनिवासी। सेम कंडीशन ऐसे इसमें फॉलो हो रही है, सेम कंडीशन उसमें समुदाय वाले में फॉलो होगी। ठीक है, फर्म के समुदाय में, हाँ ठीक है। अब देखिए अब आता है कंपनी का निवास स्थान। कंपनी का निवास स्थान कैसे होगा, देखिए अभी तक हमने आपको बता दिया हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में, व्यक्ति के बारे में, फर्म एंड समुदाय के बारे में। अब आता है आपका व्यक्तिगत का विकास स्थान, निवास स्थान। ठीक है, अब देखिए निवासी कौन होंगे, निवासी भारत का निवासी कौन होगा, देखिए तो भारतीय कंपनी जो गत वर्ष से पहले या गत वर्ष में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, गत वर्ष से चल रही हो भारतीय कंपनी। ठीक है, जो चाहे उसका रजिस्ट्रेशन गत वर्ष में ही क्यों ना हुआ हो, गत वर्ष से रिलेटेड होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा, तो वो भारतीय कंपनी होगी आपकी। ठीक है, या फिर संपूर्ण नियंत्रण या प्रबंध भारत में हो गत वर्ष में। गत वर्ष का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का सीन इसमें हमेशा आएगा आपके, प्रीवियस ईयर में वो क्या हो, उसका नियंत्रण भारत में हो या उसका कंट्रोल वो भारत में कर रही हो, या फिर उसकी भारतीय कंपनी गत वर्ष में ही रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, या फिर 1956 के अंतर्गत या इससे पहले वाले नियम, इससे पहले नियम में जो भी नियम था, इसका नियम था कंपनी रजिस्टर्ड का नियम, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड हो। 1956 बहुत टाइम चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 1956 के तहत वो रजिस्टर्ड हो कंपनी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी वो, अब देखिए 1956 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसका नियंत्रण कहाँ हो, भारत से बाहर भी होगा ना, तब भी वो क्या कहलाएगी, वो भारतीय कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि वो हमारी 1956 के तहत वो हमारी भारतीय कंपनी हो गई, क्योंकि वो हमारे रजिस्टर्ड में, मतलब भारत के रजिस्टर्ड में उसका क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, भारत में रजिस्टर्ड हो गई वो कंपनी। ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो, हमारी क्या कहलाएगी, भारतीय कंपनी। तो क्या होगी वो, निवासी कंपनी। ठीक है, अगर लेकिन अब वो कब अनिवासी कंपनी होगी, जब वो हमारी दोनों शर्तों को फुलफिल नहीं करती, मतलब या तो वो प्रबंध और कंट्रोल नहीं कर रही है, या फिर वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, या फिर हमने आपको जो 4 शर्तें बताई थी उन शर्तों को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अनिवासी कहलाएगी। ठीक है, कंपनी। अब देखिए भारतीय कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, देखिए भारतीय कंपनी वो होती हैं जो गत वर्ष में या तो उन्हें भारत की आय समझा गया हो, या वो भारत में पैदा हुई हो आय, ठीक है, या फिर भारत में कमाई गई हो। ठीक है, उन्हें गत वर्ष से रिलेटेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, गत वर्ष में उसका जो हिस्सा हो वो भारत से लिंक होना चाहिए, तो वो कहलाएगी हमारी भारतीय आय। ठीक है, और हमारी विदेशी आय कहलाएगी जो गत वर्ष में या गत वर्ष में भारत से बाहर हुई हो, जो भारत से बाहर हुई होंगी वो कहलाएंगी विदेशी आय। ठीक है, और भारत में हुई होगी गत वर्ष में कुछ भी अर्न हुआ हो, या फिर रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर उसका लिंक भारत से हो गत वर्ष में। ठीक है, तो गत वर्ष में अगर कुछ भी लिंक होता है वो भारतीय आय कहलाती है, और गत वर्ष में भारत से लिंक नहीं होता, बाहर से होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी विदेशी आय कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।